हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज़ हेरिडिटी। इसके अगर नोट्स की पीडीएफ नहीं है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9811232145 विमल सर। देखिए, हेरिडिटी के आपके जो 2 लेक्चर थे हमारे, वो भी आपने शायद इसकी रिकॉर्डिंग देखी होगी। जो बच्चा इस वर्कशीट को कर रहा है पहले वो 2 लेक्चर देख ले, फिर इसमें आए, वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहती है। पर डायरेक्ट इसको करेगा थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी क्या काफ़ी दिक्कत आएगी। आज ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है इसके अंदर। देखिए, डीएनए हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डीएनए में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उल्टा डीएनए ही सारी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। डीएनए इज ए मॉलिक्यूलर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर्स जाते हैं वो डीएनए की वजह से ही जाते हैं। और डीएनए की कॉपी में अगर एरर होता है तभी तो वेरिएशन होती है। चेंज इन इंफॉर्मेशन विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। अगर डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, जीन की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, उससे प्रोटीन बदल जाता है, उससे करैक्टर बदल जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन द सेम इवन इफ प्रोटीन चेंजेस। प्रोटीन के चेंज होने से करैक्टर बदल जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन ही तो हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारा कुछ प्रोटीन ही तो कंट्रोल करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन डी इनकरेक्ट आंसर है और इनकरेक्ट ही ढूंढना था, तो आंसर डी ही इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ। प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ हम जब क्रॉस करते हैं, प्योर टॉल है, प्योर ड्वार्फ है, मतलब प्योर टॉल है और प्योर ड्वार्फ है, ये कह रहा है वो। द परसेंटेज ऑफ टॉल इन F1 एंड F2 जनरेशन विल बी। अब जानते हैं जब F1 जनरेशन बनती है वो टॉल ही बनती है, पर जब F2 जनरेशन बनती है उसके अंदर TT तो ये टॉल बनता है, ये भी टॉल बनता है, ये भी टॉल बनता है और ये ड्वार्फ बनता है। तो कह रहा है F1 जनरेशन और F2 में टॉल की परसेंटेज क्या होगी। तो टॉल जो F1 में होगा वो तो 100% ही बनेगा, पर टॉल की परसेंटेज F2 में टॉल टॉल टॉल, तो 4 में से 3 तो टॉल ही है, तो इट इज 75%। तो आंसर इज 100% एंड 75%। समझ में आ गया बच्चे? आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम मदर। नहीं, फादर से इनहेरिट होता है। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बट व्हाट इट इनहेरिट फ्रॉम इट्स फादर। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। ये भी गलत है। 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है मेल और फीमेल की। The sex of a child is determined at the time of fertilization when male gamete and female gamete fuse to form a zygote। बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, तो वहीं पर डिसाइड हो जाता है कि मेल का बर्थ होगा या फीमेल का बर्थ होगा। तो ऑप्शन 2 और 4 सही है। चेक कर सकते हैं 2 और 4 किस में है। 2 एंड 4। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड में आया था। आपके साथ प्री बोर्ड में भी था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहा है कि क्रोमोसोम्स के बारे में सही बातें बता रहा है वो। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। क्या बात सही कह रहा है? क्रोमोसोम्स में ही तो इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। बिल्कुल ठीक कह रहा है। वही क्रोमेटिन होता है, वही आगे क्रोमोसोम बनते हैं, वही क्रोमोसोम आगे कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। थर्ड, is always exist in pair in human
ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। अब यहां पे एक ट्रिक है, आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर नॉर्मल सेल हैं तो उसमें क्रोमोसोम पेयर में होंगे, 23 पेयर्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पर अगर गैमेट सेल है, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, उसमें क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं, तभी तो आधे आधे मिलके टोटल 46 बन जाते हैं, 23 पेयर बन जाते हैं। तो आपको क्या लगता है थर्ड स्टेटमेंट सही है गलत है कि क्रोमोसोम ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल? रिप्रोडक्टिव सेल में पेयर में नहीं होते, आधे होते हैं, मियोसिस हो रहा होता ना वहां पे। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ये भी ठीक है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो क्रोमोसोम के बारे में पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है, पहली, दूसरी और चौथी स्टेटमेंट सही है। समझ में आ गया बच्चे? कौन सी स्टेटमेंट गलत थी इसके अंदर? ऑप्शन नंबर थर्ड। हाँ, थर्ड, ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर, पेयर में होते हैं नॉर्मल सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल में आधे हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। कह रहा है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हो जाइगोट बनता है, वो तो क्लियर, पहला सेल जो होता है इंडिविजुअल का। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ द ह्यूमन। अब बताओ, आधे मेल गैमेट से आएंगे, आधे फीमेल गैमेट से आएंगे, तो टोटल तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, पेयर कितने हो जाएंगे? 23। पर वो क्या पूछ रहा है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है, तो क्रोमोसोम 46 होंगे। अगर पेयर पूछा होता तो क्या हो जाता? 23 हो जाता। सेवंथ, a cross between pea plant with white flower and violet flower। आप देखो इसने वायलेट को कैपिटल लिखा है, यानी कि वायलेट वाला क्या रहा होगा? डोमिनेटिंग। स्मॉल वाला क्या रहा होगा? रिसेसिव। इन द F2 progeny in which ratio capital V and small v will be। देखो F2 में बात कर रहा है, पहले बताओ v को जब स्मॉल वी से क्रॉस करेंगे तो F1 में जो बनेगा v स्मॉल v बनेगा, यानी कि F1 जनरेशन सारी की सारी क्या बनेगी? वायलेट बनेगी। पर जब हम इस v को और इस v को क्रॉस करेंगे तो कैपिटल V स्मॉल v, कैपिटल V स्मॉल v। अब आपसे पूछा कि जरा चेक करो, कह रहा है कि कैपिटल V और स्मॉल v कितने होंगे F2 में? ये रही F2, तो कैपिटल V एक है, स्मॉल v भी एक है। तो आप बताओ आंसर क्या हो जाएगा? 1:1। पर अगर वो ये पूछता कि F2 जनरेशन में वायलेट वाले कितने हो जाएंगे, तो F2 जनरेशन में वायलेट अगर पूछता तो वायलेट यानी कि 3:1 वायलेट इज टू व्हाइट फ्लावर की रेशियो होती, तो फिर वायलेट वाले 75% हुए थे। तो बच्चा इसमें मैक्सिमम केस में क्या लगाया आता है? 3:1। पर उसने फिनोटाइप नहीं जीनोटाइप पूछा है, जीन की कॉम्बिनेशन पूछी है, फिजिकल अपीयरेंस नहीं पूछी उसने। लॉजिक समझ में आ गया? 1:1 इसका आंसर है। 25 में आया लास्ट, इसी साल बोर्ड के पेपर में आई। क्लियर है बच्चे? कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। अब जानते हो F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेटिंग होता है। वो कौन सा होता है? डोमिनेटिंग ट्रेट होता है। द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो एक से दूसरी जनरेशन में पास होता रहता है, वो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं। अगर कोई कहे कि भी दादाजी के बाल कर लिए हैं, पापा जी के बाल भी कर लिए हैं, बच्चे के भी बाल कर लिए हैं, तो ये इनहेरिटेड ट्रेड है ना, जो ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। या दादाजी की हाइट लंबी है, बच्चे की भी हाइट लंबी है, उनके आगे बच्चे की भी हाइट लंबी है, तो हम कहते हैं ना इनहेरिटेड ट्रेड्स हैं कि भैया हमारी फैमिली में लंबी हाइट होती है या छोटी हाइट होती है, जो भी क्या केस बनता है। तो जो ट्रेड पास होता रहता है उसको कौन सा ट्रेड कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेड्स। और जो ट्रेड एक्सप्रेस करता है उसको क्या कहते हैं? डोमिनेटिंग। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको क्या कहते हैं? रिसेसिव। तो पहला ट्रेड कौन सा है? डोमिनेटिंग। और सेकंड कौन सा है? इनहेरिटेड ट्रेड। अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बच्चे पता है कई बार क्या लिखाते हैं? डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव लिखाते हैं। समझ में आ गया? रिसेसिव क्या होता है? जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। रिसेसिव अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाता है? जब वो होमोजाइगस स्टेट में हो। हेटेरोजाइगस में कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, ये तो आसान है। मेल का जो क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम, वो कौन सा होता है? XY जो होता है वो मेल का होता है। स्नेल
आपको पता है ना, स्नेल अपनी लाइफ टाइम में सेक्स को चेंज कर सकते हैं, मेल फीमेल, फीमेल मेल बन सकती है, क्योंकि उनका सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। नोट्स में लास्ट में लिख के दिया था, तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल है, द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल। स्नेल का सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता। ठीक है बच्चे, रेप्टाइल्स का भी नहीं होता। रेप्टाइल्स का कौन डिसाइड करता है? एनवायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर। 40 डिग्री से ऊपर एग को ले करेंगे या हैच करेंगे, 40 से नीचे करेंगे, वो डिपेंड करता है। मेल और फीमेल की रेशियो होती है, पर ह्यूमंस में 50-50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल की बर्थ के। द हाइट ऑफ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, जो प्लांट की जो हाइट होती, देखो मैंने आपको बताया था, जो हाइट है वो ट्रेट है। ट्रेट एक्सप्रेस कैसे होते हैं? डीएनए के अंदर जीन्स प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन एंजाइम बनाते हैं या हार्मोन बनाते हैं, वो आगे एक्सप्रेस करते हैं। यही आंसर है। क्या आंसर होगा फिर इसका? द हाइट ऑफ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन्स। किसके इन्फ्लुएंस में? एंजाइम्स के। कौन कोड बनाता है उसका? जीन्स किसके फंक्शनल यूनिट होती है? डीएनए की। डीएनए किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम के अंदर। समझ में आ गया? तो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए की फंक्शनल यूनिट जीन की कोडिंग प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन में से कुछ एंजाइम हार्मोन बनते हैं, और उनमें से हार्मोन अगर सफिशिएंटली प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो अपना एक्सप्रेस करते हैं ट्रेट्स को जाके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स में कहां लिखा हुआ मैं अभी दिखा दूंगा। एज इट इज याद कर लेना, बहुत पूछते हैं वो। इन कैटल हैविंग हॉर्न इज अ रिसेसिव ट्रेट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, 2025 या 24 में आए। कह रहा है इन अ कैटल हैविंग हॉर्न इज अ रिसेसिव ट्रेट। आप देखो, कई बार बच्चा पूछ रहा था जब चैप्टर पढ़ा रहा था कि सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन डोमिनेटिंग है कौन रिसेसिव है? वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से आपको हिंट दे देगा। हॉर्न होना एक रिसेसिव ट्रेट है, और हॉर्न नहीं होना डोमिनेटिंग ट्रेट है। समझ में आ गया क्या कह रहा है वो? व्हेन कैटल विद हॉर्न, कह रहा है एक ऐसी कैटल है जिसके हॉर्न हैं, आर क्रॉस्ड विद कैटल दैट डज नॉट हैव एनी हॉर्न। कह रहा है एक कैटल है जिसमें हॉर्न, कह रहा है कैटल है जिसमें हॉर्न है, उनको क्रॉस करा रहा है उसके साथ जिसमें हॉर्न नहीं है। द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हैविंग हॉर्न वाज इक्वल टू दैट ऑफ हैविंग हॉर्न्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। देखो एक बात याद रखना बच्चे, अगर कभी भी एक क्रॉस में नेक्स्ट जनरेशन में 50-50 आ रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में कितना आ रहा है? 50-50। जैसे इसमें कह रहा है बराबर बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब एक होमोजाइगस है, एक हेटेरोजाइगस है। मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, ह्यूमन का एग्जांपल देता हूं। जो मदर का क्रोमोसोम होता है, आप उसको क्या लिखते हो? XX लिखते हो। फादर का कैसे लिखते हो? तो एक होमोजाइगस है और एक क्या है, तभी आपको क्या देखने को मिलता है? 50-50% प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है कि भाई गर्ल चाइल्ड मेल चाइल्ड मेल चाइल्ड। तो 50% प्रोबेबिलिटी तभी मिलेगी जब एक होमोजाइगस स्टेट में होगा और एक हेटेरोजाइगस स्टेट में होगा। अगर दोनों ही प्योर स्टेट में हो, मतलब डोमिनेटिंग रिसेसिव हो और प्योर स्टेट में हो, तो F1 जनरेशन में हमेशा क्या देखने को मिलता है? ओनली डोमिनेटिंग ट्रेट देखने को मिलता है। ये बात क्लियर है? अब वो कह रहा है कि भी हॉर्न ना होना डोमिनेटिंग है। एक काम करते हैं, अगर कह रहा है कि व्हेन कैटल हैविंग हॉर्न आर क्रॉस्ड, कह रहा है जिसमें हॉर्न है उसको क्रॉस करें, तो आप बताओ इसको, जिसमें हॉर्न है उसको क्या लिख देंगे? वो HH होगा या कैपिटल H भी हो सकता है? वो कैपिटल H हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपिटल H तो डोमिनेटिंग है, और कैपिटल H अगर डोमिनेटिंग आ गए तो हॉर्न होंगे नहीं। तो जिसमें हॉर्न होंगे उसका जीन स्मॉल h होगा। कह रहा है इसको क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ? कैटल विच डज नॉट हैव हॉर्न। अब एक बात बताओ, अगर जिसके पास हॉर्न नहीं है, या तो वो ये हो सकता है, आपको पता अगर ये हो गया तो क्या होगा? इसका मतलब जो जनरेशन पैदा होगी उसमें हॉर्न होगा ही नहीं, क्योंकि डोमिनेटिंग अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। और अगर ये हुआ कैपिटल H विद स्मॉल h हुआ, अब 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि हॉर्न होंगे भी, हॉर्न नहीं होंगे, चाहे करके देख लेना। अब आंसर देखते क्या बनता है। वन ऑफ द पेरेंट इज हेटेरोजाइगस, एक पेरेंट को हेटेरोजाइगस होना पड़ेगा। होमोजाइगस एक तो होगा ही होगा। कौन सा होमोजाइगस होगा? जो रिसेसिव है, जिसके पास हॉर्न है। तो जो दूसरा पेरेंट होगा वो हेटेरोजाइगस होगा। अगर वो होमोजाइगस हो जाता तो नेक्स्ट जनरेशन में हॉर्न होते नहीं। ये ठीक मेल फीमेल वाला क्वेश्चन नहीं हो गया बच्चे?
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन प्योर टी प्लांट, टॉल टी प्लांट इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ, प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ, F1 तो क्या होती है हमेशा टॉल, और F2 में क्या होता है 3:1, फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होता है 1:2:1, क्या द परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल इन, F1 हमेशा क्या होगी टॉल होगी, और F2 सेकेंड जनरेशन में कितने परसेंट हो जाएगी 75% हो जाएगी। असर्शन रीजन, असर्शन रीजन में तो आपको इतना पता ही है कि भी पहली दो स्टेटमेंट सही है, रीजन सही है तो उसका फर्स्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 ठीक है, रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो 2 हो गया, स्टेटमेंट 1 ट्रू है 2 फॉल्स है तो 3 हो गया, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, अगर स्टेटमेंट 1 फॉल्स है ना तो दूसरी पढ़ना ही मत, वो डी ही होती है फिर तो लास्ट ऑप्शन ही चली आती है। तो स्टेटमेंट 1 अगर आपको गलत दिख गई है फिर रीजन पढ़ना ही मत, बट कंफर्म होना चाहिए आपको कि मेरी जो स्टेटमेंट है वो गलत लिखे झूठ लिखा है। आ जाओ, इन ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसान के, बच्चों में तो दिखते ही हैं, सर भी होता है, 2 हाथ भी होते हैं, पैर भी होते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स तो दिखते ही हैं, तो सही है गलत है ये सही है। इट लुक एग्जैक्टली लाइक पेरेंट शोइंग लिटिल वेरिएशन, क्या वो पूरा ही पेरेंट की तरह होता है, बोलो एग्जैक्ट तो नहीं होता, वेरिएशन तो अच्छी खासी होती है, लिटिल वेरिएशन ही, इंसानों के बच्चों में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है, ठीक है जी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी सी। नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, आपको क्या लगता है ट्रेड्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है नहीं होती है? नेक्स्ट, ऑल वेरिएशन इन स्पीशीज हैविंग इक्वल चांस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरमेंट, कह रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन में अगर वेरिएशन होगी तो सबके बचने के चांस बराबर है, सबके बचने के चांस बराबर नहीं होंगे, कोई बचेगा कोई नहीं बचेगा, जैसे वो बैक्टीरिया कुछ बच गए थे कुछ नहीं बचे, नीश का जो क्वेश्चन कराया था, तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट, द वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज टू द ऑर्गेनिज्म, कह रहे जो वेरिएशन होगी उससे सर्वाइवल होगा ही होगा, जरूरी नहीं है वेरिएशन से हो सकता है क्या हो जाए, वेरिएशन से हो सकता है क्या हो जाए सर्वाइवल ना भी हो, वेरिएशन से हो सकता है सर्वाइवल हो भी, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जैसे मान लो कोई इंसान कोई ऐसा केमिकल खाता रहे, वो केमिकल उसके डीएनए पे अटैक कर दे, मान लो उसके डीएनए को चेंज कर दे, अगर डीएनए चेंज हो गया, उस डीएनए के चेंज होने से मान लो बीमारी हो गई, तो वो बीमारी आपको क्या लगता है अगली हर जनरेशन में जाएगी, और अगली हर जनरेशन में जाएगी तो वो फायदा भी कर सकते हैं नुकसान भी, जाता तो बीमारियां तो नुकसान ही करती हैं, बीमारियां तो नुकसान ही करती हैं, लॉजिक समझ में आया नहीं आया? तो क्या कह रहा है वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड सर्वाइवल एडवांटेज, कह रहा है वेरिएशन से हमेशा सर्वाइवल ही होता है, गलत कह रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो पहली स्टेटमेंट अगर गलत है तो रीजन पढ़ूं ना पढ़ूं, तो ऑप्शन क्या होगी डी। नेक्स्ट 17, जनरली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल एंड इन द जर्म सेल नॉट सेम, बिल्कुल सही कह रहा है, सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46, पेयर कितने होते हैं 23, और जर्म सेल्स में क्रोमोसोम्स आधे हो जाते हैं 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, बात तो सही है, आगे चलते हैं। व्हेन 2 जर्म सेल्स कंबाइन दे रिस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पीशीज, ये भी बात सही है, कह रहे हैं जब 2 मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन करते हैं तो क्रोमोसोम वापस आ जाते हैं, पर क्या ये बात ऊपर वाली बात का आंसर है? नहीं है, आंसर है माइटोसिस मियोसिस में आधे होते हैं, मेरी बात समझ में आई? तो दोनों बातें सही हैं, पर क्या दूसरी बात एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन लग रही है आपको? नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एंड थस जेनेटिकली कंट्रोल, कह रहे हैं जो हाइट है वो जेनेटिकली कंट्रोल होती है, वो जीन कंट्रोल करते हैं, जीन से एंजाइम बनते हैं, एंजाइम हार्मोन जाके अटैक करता है, अपनी हाइट को एक्सप्रेस करता है, बात सही कह रहा है गलत कर रहा है? सही कह रहा है, रीजन देखते हैं क्या कह रहा है। द सेलुलर डीएनए इज ए इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, बिल्कुल सही कह रहा है, कह रहा है डीएनए के अंदर ही इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या कहते हैं जीन्स, वो जीन्स के अंदर कोडिंग क्या डिसाइड करती है प्रोटीन, वही प्रोटीन आगे क्या रिलीज करते हैं हार्मोन्स, वही हार्मोन्स जाके साइट ऑफ एक्शन पे अपना एक्शन दिखाते हैं, तो रीजन सही है, तो इसकी ऑप्शन क्या हो गई ए। समझ में आ गई बात जी?
व्हाट आर क्रोमोसोम्स, ये बात डेफिनेशन आप जानते हैं। हेरिडिटी, जो ट्रांसफर कैरेक्टराइट्स ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये डेफिनेशन मेरे नोट्स में लिखी हुई है। हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, पेयर्स, कितने पेयर्स होते हैं हमारी बॉडी में? 23 इन नॉर्मल सेल, 23 पेयर्स इन नॉर्मल सेल। अजय, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टिंग ब्रीडिंग टी प्लांट्स bearing violet flower with pea plant bearing white flower, what will be the result in the F1 progeny? आपको पता है ना violet flower क्या होता है, जरा बताओ। डोमिनेटिंग होता है, तो F1 में सारे फ्लावर कौन से बनेंगे? वायलेट ही बनेंगे। तो F1 में सारे प्लांट क्या होंगे? वायलेट। अगर एक नंबर में आया तो व्हाट इज रिजल्ट इन F1, तो आपको सिर्फ आंसर देना कि सारे वायलेट ही होंगे। आ जाओ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। कह रहा फ्लो चार्ट बनाना है। दैट ह्यूमन बीइंग फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स मेल और फीमेल ऑफ द चाइल्ड। देखो याद करो, मैंने जब अपने नोट्स बनाए थे, मैंने आपको नोट्स में एक आंसर बताया था। मैंने कहा था वही आंसर एज इट इज लिखाना, क्योंकि आपके आंसर में हेर फेर हुआ तो आपके नंबर कट जाएंगे। और ये क्वेश्चन आप कोविड के बाद से देखेंगे, पिछले 5 साल में कम से कम 3-4 बार आ लिया अलग अलग भाषा में। तो इसको हल्के से मत लेके जाना इस क्वेश्चन को, क्योंकि नॉर्मल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, जो आपको साइंस रहे ना रहे आपके साथ रहना चाहिए ये सवाल, ताकि आप भी बड़े हो, आपको पता होना चाहिए कि बच्ची के जन्म के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल है, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोगों को समझ ही नहीं है इस चीज़ की। तो ये क्वेश्चन एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, होना चाहिए आपको नॉलेज। अब इसका फ्लो चार्ट बनाने को कह रहा है। फ्लो चार्ट के लिए आओ देखते हैं क्या करेंगे। अब बताओ मेल में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 44 प्लस एक्स वाई। ये क्या हो गया जल्दी बताओ? मेल। फीमेल क्या होता है? 44 प्लस एक्स एक्स, फीमेल हो गया। जब मेल जर्म सेल बनेंगे या मेल गैमेट बनेगा, स्पर्म सेल बनेंगे, कितने रह जाएंगे? 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई रह जाएगा। और इसमें जब फीमेल गैमेट सेल बनेगा, एक्स सेल बनेगा, तो कितने रह जाएंगे? 22 प्लस एक्स रह जाएंगे। तो अगर 22 प्लस, इसको ऐसे कर लो ना, तो अगर इसके साथ ये कर गया तो बताओ क्या बन जाएगा? 44 प्लस एक्स एक्स बन जाएगा। ये कौन सा चाइल्ड हो गया? गर्ल चाइल्ड हो गया। और अगर ये इसके साथ कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 44 प्लस, ये कौन सा चाइल्ड हो जाएगा? ये मेल चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है। और आप, हाँ बच्चे, क्या नहीं, जरूरत ही नहीं है, उसमें सारे एक जैसे बनने हैं, उसमें सारे एक जैसे बनने हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, फादर के लिए एक्स वाई कर देना, मदर के लिए एक्स 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 वाई एक्स वाई, तो मेल एंड फीमेल। तो आप लिख देना, सो इट इज अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम, सॉरी, एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर डिसाइडिंग गर्ल चाइल्ड एंड वाई क्रोमोसोम कमिंग फ्रॉम फादर डिसाइडिंग मेल। तो इसलिए फादर जो है वो सेक्स को डिसाइड करता है, मदर डिसाइड नहीं करती। तो ये आंसर मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, पर ये सब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा। कैसे पूछ रहा है? फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में बना देना। ठीक है बच्चे। आज एक्सप्लेन हाउ द प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ टॉलनेस इन द पीपल। वही बात आ गई। आपने क्या करना है कि क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? डीएनए की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? जीन्स के अंदर कोड होते हैं विच डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन लाइक सर्टेन enzymes and hormone. If that hormone is secreted by the particular gene efficiently, then that hormone will produce in sufficient amount, like tall, the hormone which is responsible for the tallness is producing by the genes in sufficient amount, then it will result in the tallness. और अगर पूरा प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो वो ड्वार्फनेस आ जाएगी। तो ये आंसर पूरा नोट्स में लिखा हुआ, उठा के वहां से कर लेना एज इट इज। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नोट्स लाए तो पता होगा कौन से पेज पे इसका आंसर है। मैं आपको दिखाया तो कौन से पेज पे इसका आंसर है, यहां दिखाया तो ये देखो।
पेज भी दिखाया था, एज इट इज शब्दों का यूज बिल्कुल एज इट इज सेम कर देना। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये मैं कह रहा था आपको। हाउ द ट्रेट्स गेट्स एक्सप्रेस, ये पूरा आंसर। सेलुलर डीएनए इज ए इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल, ये पूरा आंसर एज इट इज लिख लेना। जिसके पास नहीं है चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है स्क्रीन का। ठीक है बच्चे, चलिए नेम द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डीएनए का कौन सा सेक्शन है जो कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, भी बता रहा था। जीन्स, जीन्स की फंक्शनल, डीएनए की फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, जीन्स। वही जीन्स आगे की कोडिंग क्या डिसाइड करते हैं, प्रोटीन बनाना डिसाइड करते हैं। तो क्या कह रहा है, कौन सा सेक्शन है जो डीएनए का बनाता है। तो अगर बच्चा लिखता है कि डीएनए का प्रोटीन सेक्शन है, डीएनए में प्रोटीन थोड़ा ना होते हैं, डीएनए में जीन्स होते हैं जो आगे क्या डिसाइड करते हैं, प्रोटीन। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, अगर आप जल्दबाजी में पढ़ते आंसर दे दोगे ना, तो इसलिए मैं बच्चों को एक सलाह देता हूँ कि जब भी आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है ना, उसमें सिर्फ सवाल पढ़ा करो, जवाब मत सोचा करो। मान लो उन 15 मिनट में बच्चा जल्दबाजी में सवाल पढ़ता है और जल्दबाजी में दिमाग ने जवाब सोच लिया और जल्दबाजी में दिमाग ने जवाब गलत सोच लिया, तो जब आप वापस वो सवाल करने बैठोगे तो दिमाग गलत ही सोचेगा, क्योंकि एक बार वो गलत सोच चुका उसको। तो जो 15 मिनट होते हैं उसमें आपकी अक्लमंदी क्या कहती है, आप शांति से पेपर पढ़ो बस। और कई बच्चे पेपर पढ़ के परेशान हो जाते हैं, मत पढ़ो, उन बच्चों के लिए जो परेशान हो जाते हैं। तो जो बच्चों को पेपर पढ़ने की आदत होती है तो उनको एक ही सलाह है, आंसर मत सोचो, आंसर जब करने बैठोगे तब सोच लेना। क्योंकि जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा, बच्चे बोलने लगे प्रोटीन, तो आपने जल्दबाजी में आंसर पढ़ा, दिमाग ने प्रोटीन सोच लिया, जब पेपर करने बैठोगे ना तो दिमाग प्रोटीन ही निकालेगा। तो मैं कई बार देखता हूं, जब ड्यूटी करते थे हम, तो बच्चे ना क्वेश्चन के आंसर साथ साथ लिखना शुरू कर देते, इसका ये, इसका ये, इसका मैं भूल ना जाऊं। ये बेवकूफ़ी मत करा करो, वो आंसर आप जल्दबाजी में सोच रहे हो और जल्दबाजी में सोचा आंसर गलत हो सकता है, वो सिली मिस्टेक करा देता आपसे। कोई आंसर नहीं सोचना, पेपर पढ़ो, जब समय आएगा पेपर करने का, 3 घंटे दिए ना आपको, वो उस 3 घंटे में सोचना। समझ में आ गया? और हर इंडिविजुअल अलग होता है, सबके लिए एक सलाह नहीं होती है। कई ऐसे होते हैं जो पैनिक में आ जाते हैं, तो जो पैनिक में आते हैं मत पढ़ो, जो पैनिक में नहीं आते हैं पढ़ लो, पर आंसर मत सोचो, आंसर जब समय आएगा तब सोचेंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ। द सेक्स ऑफ चिल्ड्रन इज डिटरमाइन द टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विच इन ये सेम क्वेश्चन है कि फादर से जो इनहेरिट होता है। अभी मैंने पीछे थ्योरी बता दी थी, भैया एज इट इज उठा के लिख देना। अब इसमें फ्लो चार्ट नहीं है, स्टेटमेंट देनी है, जस्टिफाई करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है अपने नोट्स में भी और अपने लेक्चर में भी। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ये देखिए, कैपिटल आर राउंड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन। कह रहा है इनको करा रहा है क्रॉस। कह रहा है F2 में 4 टाइप के कॉम्बिनेशन दिखाई दिए। आपको पता है जो 4 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं 9:3:1, ये रेशियो होती है जो 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। वो उसकी बात पूछ रहा है, ये इसकी बात पूछ रहा है। तो जो 9 होते हैं वो कौन से होते हैं, करके दिखाऊंगा, जाके कर लोगे ना, मैंने रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है। जो 9 होते हैं वो 9 कौन से होंगे? राउंड एंड येलो। जो 3 होंगे राउंड एंड ग्रीन। जो ये 3 होंगे रिंकल्ड एंड येलो। और जो वो 1 होंगे वो रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। तो 4 तरह के कॉम्बिनेशन करके देख लेना बच्चे, फ्लो चार्ट। मैं यहां नहीं सिखाऊंगा, वीडियो में कर रखा, वहां जाके देखो। एटलीस्ट 2-2, 3-3 प्रैक्टिस कर जाना फाइनल बोर्ड से पहले, वहां पे होगा नहीं आपसे। ये फिर वही क्वेश्चन देख रहे हो, नहीं मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन कुछ डाले हुए हैं, आपको पता चल रहा है कि क्या फ्रीक्वेंसी है किन क्वेश्चंस की। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बच्चे का जन्म होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फादर मदर नहीं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लो डायग्राम, जिसमें कह रहा है फ्लो डायग्राम जस्टिफाई कर दो, फ्लो डायग्राम बना के आ जाना।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्रॉस बिटवीन रेड कलर्ड एंड व्हाइट कलर फ्लावर, when the plant with red color flower of F1 generation was self pollinated, the plant, आपको पता उसने क्या कहा है, आपको समझ में आई है? देखो कह रहा है रेड कलर को व्हाइट कलर से कराया और जब प्लांट मिले रेड कलर वाले F1 में, एक बात बताना, F1 में सिर्फ रेड मिल रहा है तो इसका मतलब रेड डोमिनेटिंग होगा रिसेसिव होगा? बोलो, रेड डोमिनेटिंग होगा। आपको हिंट दे दिया। कह रहे व्हेन द रेड कलर फ्लावर F1 वाले को सेल्फ पॉलिनेट किया, यानी कि F2 जनरेशन बना रहा है। द F2 जनरेशन वाज ऑब्टेन इन विच 75% वर रेड, वही बात है ना, 3:1 आगे रेशियो फिनोटाइप, 25% वर व्हाइट। तो इसमें कह रहा है कैसे, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेड कलर जो वाला था वो क्या था? डोमिनेटिंग ट्रेट, जो कि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस करा था, और F2 जनरेशन में वो 75 और 3, मतलब F2 जनरेशन क्या शो करती है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि सेग्रीगेट कर जाते हैं तभी डोमिनेटिंग और रिसेसिव दोनों एक्सप्रेस कर जाते हैं। तो F1 जनरेशन क्या शो करती है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, और F2 जनरेशन क्या शो करती है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्रेस करता है कि दो अलग अलग ट्रेट्स को हम क्रॉस कराएं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, F1 जनरेशन लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक्सप्लेन द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ऑफ द अबव क्रॉस विद द हेल्प ऑफ फ्लो। वही कह रहा है इसको फ्लो चार्ट से एक्सप्रेस करो। वो कर दोगे नहीं कर दोगे? इसको ऐसे कर लेना ना, ये देखो आर विद स्मॉल आर, तो F1 जनरेशन क्या बनेगी? आर स्मॉल आर, सारे रेड बन गए। फिर क्या बन जाएगा? आर स्मॉल आर, लो जी, आर तो 75% रेड और एक 25% जो है वो व्हाइट बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 सेम रिपीट है, देख रहे हो? अलग अलग भाषा में पूछा उसने, भाषाएं अलग अलग है, सवाल वही है कि बच्चे का जो सेक्स है वो फादर से इनहेरिट होता है, मदर से नहीं। सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है वो। यूजिंग हाइट, टालनेस या ड्वार्फनेस ऑफ ए प्लांट एज एन एग्जाम्पल शो दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और द ट्रेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। वही क्वेश्चन है। कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस दिखा देना F1 में और किस में दिखा देना? F2 में। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 32, प्योर पी प्लांट राउंड एंड येलो, या डाई हाइब्रिड क्रॉस बनने वाला है। कैसे पता चला डाई हाइब्रिड क्रॉस बनने वाला है? ये शेप होगी, ये कलर हो गया, दो ट्रेट क्लियर है ना, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। कह रहा है इस क्रॉस विद प्योर मतलब होमोजाइगस होगा, किसके साथ? स्मॉल आर, यानी कि ये कर दिया, अभी तो किया है, ये किसके साथ क्रॉस करा रहा है? इसके साथ। तो जो F1 जनरेशन होगी वो तो एक ही बनेगी ना, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यानी कि राउंड एंड येलो ही बनेगी। फिर इसकी जो नेक्स्ट बनेगी वो क्या बन जाएगी? हाँ, वो फिर F2 जनरेशन बनेगी। उसकी फिनोटाइप रेशियो क्या होगी बताओ? 9:3:3:1। जीनोटाइप रेशियो बताऊं, तरीका बताऊं? जीनोटाइप रेशियो निकालने का तरीका बताऊं? आ जाओ, और जीनोटाइप रेशियो निकालने का तरीका दोबारा बता देता हूं, सिखाया हुआ है, दोबारा सीख लो। देखो, आप बताओ मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब होता है उसकी F2 जनरेशन में फिनोटाइप रेशियो क्या निकलती है? 3:1। ठीक है, एक कैरेक्टर की रेशियो ये निकलती है। पर जब यही डाई हाइब्रिड होगा ना, डाई हाइब्रिड में F2 की फिनोटाइप रेशियो कैसे निकालेंगे? एक कैरेक्टर की क्या रेशियो निकलती है? एक की, दूसरे की भी, डाई हाइब्रिड दूसरे की भी क्या निकलेगी? तो 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 3 9, 3 × 1 1 × 3 1 × 1, तो ये कौन सी रेशियो आ गई? फिनोटाइप। आओ जीनोटाइप रेशियो निकालते हैं। मोनो हाइब्रिड में F2 में जीनोटाइप रेशियो क्या निकलती है? 1:2:, ये जीनोटाइप रेशियो निकलती है, जीन की कंपोजिशन जो होती है। तो डाई हाइब्रिड में क्या करेंगे? 1:2:1
को क्रॉस कर दो 1:2:1 से, क्योंकि 2 करेक्टर है ना, तो क्या बन जाएगी 1 × 1 क्या होता है 1, 1 × 2 क्या होता है 2, 1 × 1 क्या होता है 1। समझ में आ गई बात जी। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को किससे, क्या हो जाएगा 2 4 फिर 2, फिर क्या आ जाएगा 1 को इससे इससे और इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को इससे करेंगे 1 2 1 1 2 1। ये कौन सी रेशियो आ गई, जीनोटाइप रेशियो, किसके अंदर, डाई हाइब्रिड के F2 के अंदर। अगर भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना, पर जीनोटाइप का क्वेश्चन आया नहीं हुआ 5 सालों में, मैंने नहीं देखा। फिनोटाइप क्या हुआ है, ठीक है बच्चे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैथमेटिकली बेस्ड क्वेश्चन डाल दिया, पर घबराना मत, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है, ये आपको F2 जनरेशन दे रखी है, वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। F2 जनरेशन में राउंड येलो 800 बनते हैं, आपको पता राउंड भी डोमिनेटिंग होता है, येलो भी डोमिनेटिंग होता है। रिंकल्ड ग्रीन 90 बनते हैं, तो दोनों रिसेसिव में कम बन रहे हैं। राउंड ग्रीन 275, रिंकल्ड येलो कह रहा है एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने राउंड और येलो की परसेंटेज निकालनी है। कैसे, 800 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 800 275 268 90 मल्टीप्लाइड बाय, ये रेशो लगभग 9% निकलेगी। कितने परसेंट निकलेगी, 8.9 निकलेगी, तो आप इसको होल नंबर में ले जाना, ठीक है जी। फिर आना जरा राउंड ग्रीन कितना हो जाएगा 275 डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय, ये रेशो लगभग 2.9 समथिंग निकलेगी, तो इसको कितने परसेंट लिख देना। फिर आपका कौन सा रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड एंड कितना हो जाएगा 268 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में, आप एक बात बताओ 275 268 आंसर तो लगभग वही आने, तो अगर ये भी लगभग फिर कितना आ जाएगा, और वो निकलेगा 1%, 90 डिवाइडेड बाय टोटल, तो फिर आप कहेंगे द रेशियो इज 9:3:3:1, तो आप फिर उसका डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखा देना। समझ में आ गया, क्लियर है कैसे करना है। तो इस डाटा से घबराना मत, तो डाटा से जो रेशियो निकलेगी होल नंबर में निकालना आप। फिर बच्चा कहता है सर ये फिर वैल्यूज का कैसे कर रहे, थोड़ा बहुत तो एक्सपेरिमेंटल एरर होते ही है ना, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन लिटिल बिट आई जाती है ना, तो इसलिए डेसिमल को हमने इग्नोर कर दिया। 2.9 को 3 लिख दिया, 3.01 को भी हमने 3 लिख दिया, 8.9 को हमने क्या लिख दिया 9 लिख दिया। अगर 9.01 भी होता, 9.05 भी होता, तो भी मैं 9 ही लिखता। होल नंबर लिखना है आपने, सिर्फ होल नंबर। कर लोगे इस क्वेश्चन को, लो जी। कह रहे मेंडल ने प्योर टॉल लिया, प्योर ड्वार्फ के साथ F1 में क्या दिखाई देगा, सिर्फ टॉल। व्हेन द प्लांट ऑफ F1 प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेटेड F2, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे बच्चों। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, बताओ ये कौन सा दिखाना पड़ेगा। कह रहे ट्रेट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते, मतलब कलर को शेप से, शेप को हाइट से, इनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तो यू विल एक्सप्लेन डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गया कि एक ट्रेड दूसरे ट्रेड के साथ इंटरफेयर नहीं करता, तभी तो दोनों की फिनोटाइप रेशियो मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की जीनोटाइप रेशियो मल्टीप्लाई हो रही है, इंटरफेयर नहीं कर रही, तभी तो वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। और 36 वही क्वेश्चन है, मैं आप पढ़ नहीं रहा, इसको अपने पढ़ते रहना। फ्लो चार्ट से बनाना है इसका आंसर, तो चेक कर लेना फ्लो चार्ट से है या थ्योरेटिकली है, स्टेटमेंट से है, उसे आपसे आंसर दे देना। और कोशिश करना आंसर की लैंग्वेज वही रही जो मेरे नोट्स में है, उल्टी सीधी स्टेटमेंट लिखने की कोशिश मत करना। इन द फैमिली ऑफ 4 इंडिविजुअल, कह रहा है 4 लोग हैं परिवार में। फादर पोजेस लॉन्ग ईयर्स, फादर के कान लंबे हैं, ठीक है जी। मदर के छोटे हैं, ठीक है।
फादर के कान लंबे हैं, मदर के छोटे हैं। दो ट्रेट्स हो गए। इफ द पेरेंट हैव प्योर डोमिनेटिंग, प्योर रिसेसिव, कह रहे जो फादर है अगर प्योर है, मतलब जो उसके ट्रेट्स हैं वो भी प्योर है, और मदर के ट्रेट्स में वो भी बिल्कुल प्योर है, मतलब हेटेरोजाइगस नहीं है, होमोजाइगस है। एंड F1 इज मैरिड टू अनरिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम जीनोटाइप। कह रहा है अगर F1 की शादी उससे हो जाए जिसके जीनोटाइप कंपोजिशन F1 जैसे ही हो, बोले रिश्ता अलग है पर कंपोजिशन सेम है, समझ आ गया? जैसे हम F1 में क्रॉस करते थे F2 बना देते थे ना, ये वैसे ही हो गया। देन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन का सुटेबल क्रॉस दिखाना है, ठीक है जी। तो अब इसमें हम लॉन्ग ईयर्स को और शॉर्ट ईयर्स को देख लेते हैं। ये लो जी, लॉन्ग का क्रॉस किससे कर रहे हैं? शॉर्ट से कर दिया। आप बताओ जो F1 प्रोजेनी होगी उसमें क्या बनेगा? तो लॉन्ग ईयर्स ही आएंगे। और कह रहे हैं इसका हमने क्रॉस कराया, इसकी शादी होगी किसी दूसरे रिलेशन में जिसका जीनोटाइप सेम है, यानी कि अब हम किसका क्रॉस करेंगे? एल एल का किससे? एल, तो क्या बनेगा? वही एल स्मॉल एल, एल स्मॉल एल। तो बताओ कौन से ईयर्स आएंगे? लॉन्ग। कौन से ईयर्स आएंगे? लॉन्ग। कौन से आएंगे? अब ये कौन से हो जाएंगे? शॉर्ट। तो 3:1 रेशियो हो जाएगी। कर लेंगे इसका। इफ फादर हैज शॉर्ट ईयर्स, मदर हैज लॉन्ग ईयर, उल्टा कर दिया। कह रहा पापा के कान छोटे हैं, मम्मी के कान बड़े हैं, एंड बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस। ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। एक बात बताओ, फादर के मदर के आगे, मदर के फादर के आगे, बात तो वही रहेगी। ये जो ट्रेड्स हैं वो फादर मदर थोड़ा कंट्रोल करते हैं, तो उनका जीनोटाइप रेशियो कंट्रोल करता है। तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? फादर का उधर चला गया, मदर का उधर चले गए, तो तब भी तो क्रॉस वही बनेगा। समझ में आ गया? तो सेम है। तो क्या कह रहा है, क्या कोई इफेक्ट होगा? बताओ, कोई इफेक्ट? सेम आएगी, सेम परसेंटेज आएगी। लो जी, क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पूजा की आंखें हरी हैं, पर पेरेंट्स और उसका भाई, उसकी आंखें क्या हैं? ब्लैक है। समझ में आ गया? कोई ना कोई डोमिनेटिंग रिसेसिव ट्रेट आ रहा है। अगर पेरेंट भी ब्लैक आई हैं और उसका भाई भी ब्लैक आई है और बच्ची की आंखों का रंग क्या आ गया है, तो एक तो रिसेसिव आई जाता है ना नेक्स्ट जनरेशन में, 25% होता है। पूजा हस्बैंड हैज ब्लैक आइज while his mother has green eyes and father has black eyes. On the basis of the above information, is the green eye color of dominating or recessive? अब बताओ जी, green is recessive, black कौन सा हो गया? Dominating. What is the possibility of genetic makeup of Pooja's brother eye color? जो पूजा का भाई है उसकी आई का कलर क्या हो सकता है? पूजा का भाई है तो पूजा का भाई लिखा तो है, ब्रदर, ब्लैक आइज है। जेनेटिक मेकअप क्या होगा उसका? प्योर भी हो सकता है वो, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं भाई वो, क्योंकि ब्लैक तो डोमिनेटिंग है, तो वो दोनों हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकता है और वो हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। चलो भाई, केस स्टडी कर लोगे? कोई एक तो करा ही देता हूं, दोनों ही करा देता हूं, कोई बात नहीं। ईयर लोब वाली करा देता हूं। पहले ये कर लें, पहले ये केस स्टडी कर लें। आज ये अ स्टूडेंट क्रॉस्ड पी प्लांट हैविंग राउंड, ये तो करा हुआ है पहले भी, ये तो कर लोगे ना। पी प्लांट वाला क्रॉस तो आपको आता ही है, केस स्टडी कर लोगे। आ जाओ, ये वाली करते हैं केस स्टडी 2, ईयर लोब वाली। ये शायद आपकी प्री बोर्ड में भी था, शायद था, दूसरे सेट में था। आओ जी, कह रहा है फिगर ए टू डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट ईयर लोब ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 2 चिल्ड्रन राहुल, निशा एंड देयर पेरेंट। मतलब एक है मदर फादर और उनके 2 बच्चे हैं, एक है राहुल, एक है निशा।
Excited by his observation of different types of earlobe present in his family, Rahul conducted the survey on the type of earlobe found in the figure E to F. अब एक बात देखो, ये देखिए, अब जरा राहुल के पापा के कान देख लो, ये लो जी, जुड़े नहीं हुए। राहुल के कान जुड़े हुए हैं, कान होता ना, ये ऐसे जुड़ जाते हैं, कईयों के होते हैं नहीं, ठीक है। राहुल के पापा के कान नहीं जुड़े हुए, किसके जुड़े हुए? राहुल के जुड़े हुए। राहुल की मम्मी के भी नहीं जुड़े हुए, राहुल की बहन के भी नहीं जुड़े हुए। कुछ ना कुछ डोमिनेटिंग रिसेसिव समझ में आ रहा है? क्या लग रहा है, कौन सा डोमिनेटिंग लग रहा है? फ्री लोब वाला डोमिनेटिंग होता है। आप देख लो, ज्यादातर लोग जो होते हैं उनके कान फ्री लोब्स होते हैं, और बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके कान यहां से ऐसे चिपके होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है जी, बहुत कम होंगे। और ज्यादातर लोगों के ईयर लोब्स कैसे होंगे? फ्री लोब्स। ये डोमिनेटिंग होता है, तभी तो ज्यादातर लोगों के घूम रहे हैं ऐसे। सवाल समझ में आ गया क्या कह रहा है वो? ये देखो, ई जो है फ्री लोब है, एफ जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। आ जाओ, अब राहुल जी ने एक सर्वे किया। लो जी, सर्वे में क्या देखते हैं राहुल जी? राहुल जी देखते हैं मेल में, मेल के अंदर जो फ्री लोब है वो कितने हैं, और फीमेल के अंदर जो फ्री लोब है वो कितने हैं, और अटैच्ड कितने हैं, और अटैच्ड कितने हैं। तो आप बताओ, ज्यादातर मेल या फीमेल में कौन से ईयर लोब हैं, फ्री या अटैच्ड? फ्री वाले। तो क्या लग रहा है, फ्री वाला क्या होगा? अटैच्ड वाले क्या लग रहे हैं? पर क्या लग रहा है कि भी फ्री वाले ज्यादातर मेल में है, फीमेल में बराबर ही है। ऐसा नहीं है कि मेल है तो ज्यादातर फ्री लोब होगा, फीमेल है तो फ्री लोब होगा, फीमेल है तो अटैच्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि लोब अटैच्ड होना या फ्री होना सेक्स पे डिपेंड नहीं करता, मेल फीमेल पे डिपेंड नहीं करता। ये बात तो क्लियर होगी? आ जाओ, विच आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फ्री ईयरलोब और अटैच्ड ईयरलोब अपीयर टू बी डोमिनेटिंग? बताओ जी। क्यों? क्योंकि मदर का भी वो था और फादर का भी वो था, फ्री था। तो फादर और मदर दोनों का फ्री था, और एक में लोब फ्री है, एक में अटैच्ड है, तो हेट्रोजाइगस तो होगा ना, हेट्रोजाइगस एक में तो होगा ना, तभी तो एक बच्चे में दिखाई दे रहा है। अगर दोनों ही होमोजाइगस होते, दोनों ही होमोजाइगस फ्री लोब होते, तो बच्चों में दोनों लोब कैसे बनते? फ्री। कोई एक मदर या फादर में से क्या रहा होगा, तभी 50-50% प्रोबेबिलिटी हो जाती है। जब भी 50-50% प्रोबेबिलिटी हो तो मान लेना एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है। पहले क्वेश्चन यहीं से शुरू करा था। इज द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्री लोब इज लिंक टू द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल? क्या डिपेंड करता है? कह रहा है रीजन दो, तो रीजन ये रहा डाटा। कह रहा है डाटा शोज, जो डाटा राहुल ने लिया और राहुल की फैमिली, द बोथ डाटा, कौन सा डाटा? राहुल का और राहुल की फैमिली का, ये शो करता है फ्री लोब, मेल में भी हो सकते हैं फ्री लोब, क्योंकि राहुल की फैमिली में एक का फ्री लोब है, एक का नहीं। और जो उसने डाटा लिया, सर्वे किया, उसमें मेल का भी फ्री था, फीमेल का भी फ्री था, मेल का भी अटैच था, फीमेल का भी अटैच था। एक ज्यादा था, एक कम था, वो अलग बात हो सकती है। व्हाट टाइप ऑफ ईयर लोब इज प्रेजेंट इन द फादर, मदर, राहुल एंड हिज सिस्टर? राइट द जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन ऑफ, इनकी जेनेटिकल वो बनानी है। तो बताओ, एक क्या बनाओगे? बोलो, एक होमोजाइगस बनाओगे, एक क्या बनाओगे? हेट्रोजाइगस बनाओगे। तो एक काम करते हैं, ये देखो ऐसे बना देना, फ्री वाले को, फ्री डोमिनेटिंग है ना, ये लो, ठीक है जी, और एक वाले को क्या कर देना? एफ कर दें। बोलो, तो बताओ, ये फ्री लोब है, ये भी क्या है? फ्री लोब है। पर एक बात बताओ, दोनों ही अगर होमोजाइगस होते तो क्या उसकी बच्ची में या बच्चे में अटैच्ड लोब आता? नहीं आता ना। तो यानी कि एक होमोजाइगस होगा, एक क्या होगा? हेट्रोजाइगस होगा। तो इससे क्या बन जाएगा? कैपिटल एफ फ्री लोब है, ये कैपिटल एफ स्मॉल एफ। तो बताओ, ये कौन सा पैदा होगा? फ्री लोब। ये कौन सा पैदा होगा? और ये कौन सा होगा? फ्री लोब। और ये कौन सा होगा? ये भी फ्री होगा। तो फिर एक काम करते हैं, तो दोनों को हेट्रोजाइगस कर दो, दोनों को हेट्रोजाइगस कर दो। क्योंकि अगर हमने देखा, अगर एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है, तो सारे बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं? फ्री लोब के। तो क्या हो जाएगा बताओ? अब बताओ, एफ
कैपिटल एफ स्मॉल एफ। ये भी कौन सा हो जाएगा? फ्री लोब। ये भी कौन सा हो जाएगा? फ्री लोब। ये भी कौन सा हो जाएगा? पर ये कौन सा हो जाएगा? अटैच्ड लोब। तो हमने देख लिया अटैच वाला डोमिनेटिंग है रिसेसिव है, समझ में आ गया। तो उसकी फैमिली में किसके अटैच्ड लोब थे? राहुल के। तो यानी कि राहुल का जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो गया? स्मॉल एफ। और उसकी बहन का क्या हो गया? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उसकी बहन कैपिटल एफ भी हो सकती है, कैपिटल एफ स्मॉल एफ। उसकी बहन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों हो सकती है, पर राहुल पक्की बात है क्या रहा होगा? होमोजाइगस विद रिसेसिव ट्रेट। क्लियर है? ठीक है जी। तो आपकी वर्कशीट यहाँ समाप्त होती है। बाय नमस्ते। ध्यान रखो, कोई डाउट हो वर्कशीट के लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है विमल सर 9811232145। टेस्ट है आपका